हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेट क्लासेस। मेरा नाम है दिव्यानी अग्रवाल। गाइस, क्लास 11 कंप्यूटर सिस्टम का आज हम चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसका फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम कवर कर लिया है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको उस वीडियो के लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और हमारे पैरेलली क्लास 11th आईपी, क्लास 12th आईपी, क्लास 12 सीएस के भी प्लेलिस्ट हम साथ में अपडेट कर रहे हैं। तो कोई भी अगर स्टूडेंट बिलोंग करता है 11th आईपी, 12th आईपी या 12th सीएस के ग्रुप से, तो आप अपने कंटेंट भी वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से जाके एक्सेस कीजिए। और गाइस, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं सबकी आपको अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है गाइस, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, देखो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की चीज, कंप्यूटर हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से इवोल्यूशन कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ, हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम जो इसमें देखने वाले हैं वो देखेंगे कि कंप्यूटर में मेनली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, कहाँ से कंप्यूटर के इन्वेंशंस के पीछे कौन कौन से इन्वेंशंस रहे हैं, पहले उनके सारे इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे छोटा सा छोटा इन्वेंशन क्या रहा है कंप्यूटर का, जिसके कारण से हमें आज इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर देखने को मिला है। ठीक, तो सीधी सी सिंपल बात है कि कैलकुलेटर सबसे पहले आया था, उसके बाद हमने आज बड़े बड़े डेटा प्रोसेसर बनाना चालू कर दिए हैं। ठीक, और ये ही पूरी जर्नी रही है कंप्यूटर की इवोल्यूशन की, कैलकुलेटर से स्टार्ट होकर आज हम बड़े बड़े डेटा प्रोसेसर बनाने में कामयाब हुए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि सबसे पहला जो आया था, ये बात हो रही है अबैकस की। अबैकस जो आया था 500 बीसी, मतलब 3000 साल पहले की बात है। स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुआ था एक इन्वेंशन से जिसका नाम है अबैकस। अबैकस से हमारा कंप्यूटर का इन्वेंशन चालू हुआ है, मतलब बोल सकते हैं सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जो बना है वो था अबैकस। अबैकस का फुल फॉर्म अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, बहुत बड़ा नाम है, याद रखना। अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम कब बना था? 500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, अराउंड 3000 ईयर्स अगो, 300 साल पहले की बात है। ठीक, करता क्या था अबेकस? सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटेशन डिवाइस था और इसे सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया था। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है अबेकस, जिसमें क्या बीड्स होती हैं, ये बीड्स की हेल्प से यहाँ पे क्या करा जाता है, कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट है पास्कल लाइन 1642। तो फुल फॉर्म देखा जाए तो देखो, उसको पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं। पास्कल लाइन को पास्कल कैलकुलेटर, पास्कल कैलकुलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था 1642 में, इसलिए इसको पास्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं। ये ऐसा कुछ दिखता है पास्कल कैलकुलेटर। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है एडिंग मशीन। पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके अंदर होता क्या है कि ये दो नंबर्स को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हैगा, एंड इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पॉसिबल है। अगर आप बार बार कोई नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हेल्प से करते हैं, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की हेल्प से ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी पॉसिबल करता हैगा। ओके, तो ये था हमारा पास्कल कैलकुलेटर के बारे में। जो इन्वेंट हुआ था, याद रखना, ईयर 1642 में दिया था ब्लेज पास्कल ने, जिसका एक और नाम है एडिंग मशीन। ओके, करता क्या है? दो नंबर्स को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट, इवन इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी पॉसिबल है। काहे से? अगर आप रिपीटेडली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनालिटिकल इंजन, जो कि 1834 में आया था। ठीक है, एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने 1834 में। इसे माना जाता है कि ये हमारा मॉडर्न कंप्यूटर का बेस था, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर जो आज बने हैं वो इसी इंजन, एनालिटिकल इंजन की वजह से बने। इसका इन्वेंशन हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स के इन्वेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसे हमारे कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोटोटाइप माना गया है। कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोटोटाइप किसे माना गया है? एनालिटिकल इंजन को। मतलब प्रोटोटाइप मतलब इसने एक फाउंडेशन क्रिएट कर दिया है कि नहीं, ये बेस है, अब इसके आगे आपको और डेवलप करना है। ठीक, तो ये हमारे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इसे, यही हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का बेसिस है। कौन? एनालिटिकल इंजन, जिसे चार्ल्स बेबेज ने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने 1834 में। तो ये ऐसी कुछ मशीन दिखती है एनालिटिकल इंजन की। ठीक, 1834 ईयर याद रखिएगा, और किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज ने। और हमारे
कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है उसमें सबसे बड़ा रोल ये प्ले करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन जो आई थी 1890 में। टैबुलेटिंग मशीन के बारे में बात करते हैं तो टैबुलेटिंग मशीन जो है इसे हरमन हॉलरिथ ने 1890 में दिया था। हरमन हॉलरिथ ने 1890 में दिया है। और ये जो मशीन थी ये हमारा पहला स्टेप था प्रोग्रामिंग की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता था वो पंच कार्ड के अंदर स्टोर होता था। पंच कार्ड के बारे में मैं बता दूं तो एक ये स्टिफ पीस ऑफ पेपर होते हैं जिसके अंदर जो डेटा रहता है उसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक पेपर है जिसमें डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक, तो डिजिटल डेटा जाता है उस पेपर के अंदर, वहां पे क्या होल्स, मतलब वो उनकी कुछ प्रीडिफाइंड पोजीशंस होती है जहाँ पे वो होल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते जाता है। ठीक, इस पेपर में जैसे ये पेपर देख सकते हो आप, यहाँ पे ये होल्स भी दिख रहे हैं ये वाले। हम्म, 1 सेकेंड। ओके, देखो ये होल दिख रहा है, ये वाला है, एक ये है, ये होल्स है, ये मतलब ये जो होल्स है ये हमारे डेटा, डिजिटल डेटा को स्टोर किया, डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जो हमें डेटा रिक्वायर्ड है उसको। और ये पूरा पंच कार्ड होता है ऐसा, ठीक है, जिसमें पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। और ये हमारा जो टैबुलेटिंग मशीन था ये पहला स्टेप था प्रोग्रामिंग की तरफ, मतलब बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग यहाँ से आना चालू हो गई थी। ठीक, 1890 में किसके थ्रू प्रोग्रामिंग आई? टैबुलेटिंग मशीन के थ्रू। किसने दिया था? हरमन हॉलरिथ ने। कब दिया था? 1890 में। और यहाँ पे डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? पंच कार्ड के फॉर्म में। ठीक है, ऐसा कुछ मशीन दिखता है। और ठीक, यहाँ पे पंच कार्ड्स रखे हुए हैं। पंच कार्ड्स में क्या होता है? डेटा स्टोर करने के लिए पंचिंग फॉर्म में काम करता है वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ट्यूरिंग मशीन जो 1937 में आई थी, इस तरह की कुछ होती है। ट्यूरिंग मशीन भी अगेन क्या है? पंच कार्ड में ही प्रोग्राम, मतलब जो भी डेटा यहाँ स्टोर होता है वो पंच कार्ड में होता है। बट इसका फायदा ये था कि ये जनरल प्रोग्रामेबल मशीन थी, मतलब जनरल जो भी काम थे, जनरल पर्पस काम इस मशीन के थ्रू हो सकते थे। जो टैबुलेटिंग मशीन थी वहां कुछ हद तक काम पॉसिबल थे, लेकिन जनरल पर्पस बनाने के लिए ट्यूरिंग मशीन आई। ट्यूरिंग मशीन को दिया था एलन एम ट्यूरिंग ने 1936 में। ठीक है, इसे इन्वेंट किया था 1936 में एलन एम ट्यूरिंग ने। और ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में केपेबल थी ट्यूरिंग मशीन। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखो जो मैंने अभी पीछे समझाया है आपको पूरा, अबेकस, पास्कल कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन, है ना, ये सब के बारे में, ट्यूरिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन, तो ये सब हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो इमेज दिख रही है इसका मैं बता दूं कि आपके एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज पूरी इमेज मिलेगी, मैंने वहीं से ही ली है ये इमेज भी। ठीक, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है अबैकस, जो मैंने आपको बताया कहाँ था? 500 BC। ठीक है, 3000 ईयर्स अगो, 500 BC, BC दैट इज बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो ये अबेकस के बारे में कि हमने देखा कि 3000 ईयर्स पहले इसका इन्वेंशन हुआ था और सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने में कैपेबल था। ठीक, फिर हमने देखा पास्कल लाइन, जो पास्कल्स कैलकुलेटर ब्लेस पास्कल ने दिया था, 1642 में दिया था। और ये करता क्या था? डायरेक्टली दो नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का काम पास्कल्स कैलकुलेटर का था। और अगेन वही चीज यहाँ पे लिखी है कि रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन की हेल्प से वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी कर सकता था। फिर 1834 में आए। 1834 में बात होती है एनालिटिकल इंजन की। तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ये हमारा जो कंप्यूटर का बेसिस बना, आगे प्रोटोटाइप क्रिएट करा एनालिटिकल इंजन ने, कि जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, 1834 में आया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था एनालिटिकल इंजन। फिर टैबुलेटिंग मशीन की बात करते हैं। टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ ने दिया था 1890 में, हरमन हॉलरिथ। ठीक है, और इसका क्या काम था कि ये डेटा को पंच कार्ड में स्टोर करता था। ठीक है, पंच कार्ड में डेटा स्टोर होता था एंड प्रोग्रामिंग की तरफ पहला स्टेप था हमारा टेक्नोलॉजी में। फिर 1937 में आया ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के बारे में बात की जाए तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन बनी जो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती थी। और अगेन इसमें भी हम पंच कार्ड का ही यूज करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, अब आगे ये जो तो चीजें हैं, ये एडवेक और एनीएक, ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट लेक्चर्स जो, मतलब नेक्स्ट जो बनाया है लेक्चर के अंदर, वो है कुछ जनरेशन्स में हमने कंप्यूटर को, क्योंकि सारे इन्वेंशन देखना तो पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या कि अब आगे समझने के लिए
ट्यूरिंग मशीन के बाद जनरेशंस फॉर्म कर दी गई है, तो हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन को जनरेशन से समझेंगे कि इस जनरेशन में क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, तो ऐसे करके 5 जनरेशंस हमको आगे देखनी है। ठीक है? तो चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं थोड़ा पहले ये देख ही लेते हैं कि अपन एडवेक और एनिएक के बारे में, कि जॉन वॉन न्यूमैन ने इस पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जो कैपेबल था डेटा को स्टोर करने के लिए एज वेल एज प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर प्रोग्राम और डेटा स्टोर होने लग गए थे। किसकी हेल्प से? जॉन वॉन न्यूमैन ने उन्होंने अपना एक आर्किटेक्चर दिया था, जो हम आगे देखेंगे। ठीक, और उसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड 2 कंप्यूटर आए थे, एक एडवेक था और एक एनिएक था। ठीक है? नेक्स्ट था हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में क्या हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब्स आई थी। वैक्यूम ट्यूब्स भी एक कॉन्सेप्ट है जो मैं इसमें मिसिंग है, वो मैं बताऊंगी जनरेशंस के अंदर आपको। तो ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया था? वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स आए थे, जो बेल लैब्स ने दिया था, और वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती थी। 1947 में वो कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है? जो आपको सेकंड जनरेशन में देखने को मिलेगा। और वैक्यूम ट्यूब का जो जनरेशन था वो फर्स्ट जनरेशन था। मैं जनरेशन में पूरा एक्सप्लेन करूंगी वो। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज, अगेन नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, वो सिलिकॉन चिप्स थी। छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक बड़ा इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। ठीक है? और जिससे कि क्या हुआ, ऐसा करने से कंप्यूटर का साइज जो था वो बहुत छोटा हो गया। ठीक है? तो ये जो है एडवेक, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आप जब जनरेशंस पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक्चुअली में है क्या। ठीक है? चलिए तो अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या है। ठीक, अभी जैसे मैंने वहां बात की कि हमारे पास 2 कंप्यूटर्स थे, एडवेक और एनिएक। ठीक, ये हमारे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। जॉन वॉन न्यूमैन ने अपने एक आर्किटेक्चर दिया था, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा था, डेटा और प्रोग्राम्स को हम इजीली मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। ठीक, तो ये आर्किटेक्चर बोलता क्या है, देखो कि इसमें क्या क्या होता है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो क्या करती है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करती है। ठीक है? उसके बाद एक मेमोरी होती है, जो डेटा को स्टोर करती है एंड प्रोग्राम्स डेटा को स्टोर करने का काम करती है। साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा एक आर्किटेक्चर है। जब भी अगर क्वेश्चन आपको ये एक्सप्लेन करना हो, तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? सबसे पहले बताओगे कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर दिया किसने? तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हमें दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इनके आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या क्या है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो क्या करती है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। ठीक है? या फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करती है। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या आती है? मेमोरीज आती है। ठीक, तो मेमोरी का क्या काम होता है? प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने का। ठीक, उसके बाद एक और चीज इसमें क्या आती है, हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, साथ ही साथ कम्युनिकेशन चैनल, जो क्या करेंगे, डेटा को सेंड या रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में बतानी है। उसके बाद इसका मेन आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर है पूरा। इनपुट, ये कम्युनिकेशन चैनल है, दोनों इनपुट जा रहा है और आउटपुट जा रहा है। ठीक है? इनपुट आउटपुट हो गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई और मेमोरी हो गई। ठीक है? इनके बीच में भी कम्युनिकेशन चैनल बने हुए हैं। ये कम्युनिकेशन चैनल बनाना कंपलसरी है। ठीक है? याद रखना, ये ये अगर एरोज नहीं बनाए तो फिर ये कुछ काम का ही नहीं बचेगा आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं पड़ रहा है डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है। तो ये चैनल्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि जब भी आर्किटेक्चर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता भी है, कि शॉर्ट नोट में आता है, कैसे भी फ्रेम होता है, तो ये जब डायग्राम आप बनाओगे तो ये कम्युनिकेशन चैनल्स जरूर बनाना। ठीक है? तो ये था हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब इस पे बेस्ड हमारा जो फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, वो कौन सा था? एनईएक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है? ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड था, जिसको बोलते हैं एनईएक, मतलब बोल सकते हो आप एनईएक बोलते हैं। ये फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है? तो ये था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर में बात करें, या जो मैं कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमने आगे सारी चीजें देखनी है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है? 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि सारे इन्वेंशंस तो पॉसिबल नहीं है कंप्यूटर के पढ़ने, क्योंकि वो चालू हो रहे थे 3000 ईयर्स अगो से। ठीक, तो हमने क्या किया, उसको जनरेशंस में कन्वर्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर जनरेशन में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, क्या मेमोरीज का यूज हुआ, क्या क्या कंप्यूटर्स उस जनरेशन में बने, और क्या क्या उस टाइम टेक्नोलॉजी यूज हुई। ठीक, तो वही हमको देखना है कि द जर्नी ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ से चालू होती है, वैक्यूम ट्यूब से चालू होती है, कहाँ पर खत्म हो रही है वो, गो बियॉन्ड द मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी बिगिन होती है 5th जनरेशन की वैक्यूम ट्यूब से, और खत्म होती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जो करंटली अभी चल रहा है। ठीक, ठीक, तो
देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। पहली जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950 तक की। सेकंड जनरेशन जो है वो है 1950 से 1960। थर्ड जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो है 1960 टू 1970। फोर्थ जनरेशन है 1970 से प्रेजेंट और फिफ्थ जनरेशन जो है वो है प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रही है वो जो फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है। तो ये 5 जनरेशन में कंप्यूटर्स की जनरेशंस को डिवाइड किया। एक तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कि इसमें क्या-क्या टेक्नोलॉजी आई, क्या-क्या इंप्रूवमेंट हुआ कंप्यूटर में, कौन-कौन से कंप्यूटर इस जनरेशन में बने, मेमोरीज में क्या यूज़ हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या-क्या यूज़ किया। तो हमें इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो चीज़ दिखनी है। सब में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था मतलब कंप्यूटर जिस पे बनता था वो उसमें काय का यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब देखो ये वैक्यूम ट्यूब है इसका यूज किया जाता था कंप्यूटर को बनाने के लिए। और वहां पे अगर बात की जाए तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे मशीन लैंग्वेज में। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं तो वो है मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। और उस जनरेशन में अगर मेमोरीज की बात करें कि वहाँ पे डेटा को स्टोर कराने के लिए कौन सी मेमोरीज का यूज किया जाता था तो वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप्स का यूज करते थे। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज किया जाता था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में। उसके बाद बात करते हैं कि इस जनरेशन में कंप्यूटर्स की स्पीड और साइज कैसा था। तो देखो इस जनरेशन में सबसे मतलब जो कंप्यूटर्स बने थे ना उनका साइज तो सबसे ज्यादा था। सबसे बड़े साइज के कंप्यूटर बने जाते थे मतलब इतना बड़ा साइज होता था कि मतलब वो पूरा रूम भी ऑक्यूपाई कर लेते थे। ठीक। और अगर स्पीड की बात करें तो सबसे स्लो स्पीड आपको इस जनरेशन ऑफ मतलब इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ही मिलेगी। ठीक। और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एनीएक एंड यूनिवेक फर्स्ट ये कंप्यूटर्स इस जनरेशन में आए थे। तो यहाँ यूनिवेक फर्स्ट का मैंने एग्जाम्पल भी दिया है मतलब डायग्राम बता रखा है यहाँ पे पूरा यूनिवेक फर्स्ट का। और यूनिवेक फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिवेक फर्स्ट का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट जो कि वैक्यूम ट्यूब से बनाया गया था। ठीक। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। अब यहाँ पर जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था कंप्यूटर्स को बनाने के लिए वो था ट्रांजिस्टर। ठीक। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो थी असेंबली लैंग्वेज। ये ट्रांजिस्टर्स है। ठीक। मेमोरीज की बात करें तो डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता था। ठीक। उसके बाद अगर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो अगेन सेम यहाँ भी पंच कार्ड एंड पेपर टेप ही थे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में। और स्पीड एंड साइज की बात करें तो स्पीड यहाँ पर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन थोड़ी इंप्रूव हुई। और साइज भी कंप्यूटर का क्या हुआ एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे साइज भी कंप्यूटर्स के छोटे होने लगे। तो इस जनरेशन में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कंप्यूटर IBM 1401 बना और IBM 7090 बना। ठीक। तो 7090 का अगेन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये 7090 IBM ने बनाया था IBM 7090। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में अगेन इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का और यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से कंपोनेंट का यूज हुआ तो यहाँ पर आईसीज आने लग गई इंटीग्रेटेड सर्किट। आप कम्युनिटी में मेरा कम्युनिटी जो सेक्शन है उसमें जाकर देख सकते हो कि मैंने इससे रिलेटेड एक क्विज भी वहाँ जनरेट किया है। तो आप वो क्विज भी जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से दिया है देखा है तो आप उस क्विज का आंसर आसानी से दे दोगे। ठीक। तो आप वो जरूर वीडियो देख वो क्विज देखिए और ये वीडियो अगर आपने देखा है तो आंसर जरूर मिलेगा उसका। ठीक। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। मेमोरीज की बात करें तो लार्ज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क का यूज हुआ। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पर इसमें भी इंप्रूवमेंट आया। मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर्स इस जनरेशन से आना चालू हो गए थे। फिर स्पीड एंड साइज की बात करें तो इंप्रूवमेंट हुआ स्पीड में स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। ठीक। तो ये थर्ड जनरेशन की बात हुई। देखो ये आईसीज है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब आप जोड़ते हो तो वो एक सिंगल चिप में कन्वर्ट होता है और सिंगल चिप को आईसी कहा जाता है। ठीक है। अगर आईसी समझ में नहीं आ रहा तो आईसी की सिंपल डेफिनेशन है जब आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ोगे और एक सिंगल चिप बनाओगे तो उस चिप को बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। और पीडीपी इसके एग्जांपल में देख लें तो IBM 360 370 एंड पीडीपी 11। पीडीपी 11 मैंने बता रखा है कि पीडीपी 11 ऐसा कंप्यूटर होता था थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में
क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ? यहाँ पर भी अगेन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई। यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स बनने लग गए सिंगल चिप पर, जिन्हें कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर है। एक सिंगल चिप पर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करना, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही चिप के ऊपर लगाने लग गए थे, तो उसे कहा गया माइक्रो प्रोसेसर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। मेमोरीज की बात करें तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेनली रैम एंड रोम, ये मेमोरीज का यहाँ पर यूज़ होने लग गया था। यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज आने लगी थी, जो मेनली आजकल यूज़ होती है रैम एंड रोम। ठीक है, अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे यहाँ यूज होने लग गए। स्पीड एंड साइज की बात करें तो स्पीड तो अच्छी हुई, एक्यूरेसी भी होने लग गई, सारे परफॉर्मेंस में कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी अच्छी होने लग गई, एक्यूरेट रिजल्ट देने लग गया, साथ में रिलायबल बना, रिलायबिलिटी आने लग गई, और साइज भी छोटा होता गया कंप्यूटर का। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स देखने को मिले? IBM PC, स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल मैकिन्टोश, ये सब कंप्यूटर्स हमें इस जनरेशन में मिले। तो यहाँ पे IBM PC का एग्जाम्पल दिया है। देखो यहाँ पे एक तो आउटपुट, इनपुट आउटपुट की डिवाइस करें तो कीबोर्ड एज ए इनपुट, आउटपुट के लिए मॉनिटर आने लग गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देने लग गए कंप्यूटर्स को। और कंपोनेंट की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर इस जनरेशन में यूज होना चालू हो गया था। नाउ लास्ट जनरेशन है, जो ऑनगोइंग जनरेशन है, जो अभी चल रही है, वो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन में बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नई मेथड्स लेकर आए कंप्यूटर्स के अंदर। सबसे पहले था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लग गया, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने लग गए हैं कंप्यूटर्स के अंदर, और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड भी कंप्यूटर के अंदर यूज होने लग गई है। ठीक, और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर अब कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देने लगे हैं वो है नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। ठीक, जो ह्यूमन लैंग्वेज है, हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने लग गए, मतलब इतना स्मार्ट कंप्यूटर को बना लिया गया है कि वो हमारी लैंग्वेज भी इजीली समझ सकता है। फिर मेमोरीज की बात करें तो रैम एंड रोम। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ट्रैक पैड, टच स्क्रीन, पैन, स्पीच इनपुट, लाइट्स के अंदर, ये सारे डिवाइसेस इस टेक्नोलॉजी में, इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखने को मिलेंगे। स्पीड एंड साइज की बात करें तो रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुआ है स्पीड के अंदर, और कंप्यूटर्स पोर्टेबल होने लग गए हैं, और साइज तो छोटा हुआ ही है कंप्यूटर्स का। ठीक, और एग्जाम्पल पता ही है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, जो हम आज की जनरेशन यूज कर रही है। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो जनरेशन है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, एट प्रेजेंट जो चल रही है। ठीक, अगर मैं ULSI के थोड़े उसके बारे में बात करूं कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता क्या है, अगर आप मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप पे लगाते हो, ठीक, अगर सिंगल एक माइक्रो चिप पे अगर आप मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करोगे तो वो ULSI कहलाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, और अगर पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर हम 2 से ज्यादा प्रोसेसर्स का यूज करके टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवा सकते हैं, तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड कहते हैं, मतलब मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, मतलब साथ में मल्टीपल प्रोसेसर्स काम करेंगे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने, मतलब ये नहीं कि एक टास्क के लिए रुकना पड़ रहा है, आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क साथ में परफॉर्म कर सकते हो आप, तो उसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी जनरेशन जो हमने देखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन थी जिसके बारे में मैंने बात की। वॉन न्यूमैन हमने आर्किटेक्चर देखा, उसके पहले जो जो इन्वेंशन हुए कंप्यूटर की वो देखे। तो ये सारा आप देखिए। ठीक, तो क्योंकि हमारा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में इतना ही है, तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इस स्लाइड से लेकर जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से लेकर कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको अपडेट मिलते रहे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।